अमेरिका हमेशा से इजराइल का सबसे बड़ा सरपरस्त है। इजराइल ने जितनी जंगें की हैं, जितना खून खराबा किया है, जितनी तबाही फैलाई है, इसका 10% भी वो नहीं कर पाता अगर अमेरिका का उसको लगातार सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि लंबे वक्त से बाइडेन और नेतन्याहू के बीच में फोन पर बात बंद है। बाइडेन नेतन्याहू से नाराज है और अब बाइडेन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो इजराइल के लिए बेहद शर्म का बायस हो सकता है। क्या है वो कदम और सारा कुछ क्या हो रहा है, जो पीस प्रोसेस है वो कहां पहुंचा, दुनिया भर में किस तरह की हलचलें हैं और गजा और वेस्ट बैंक में किस तरह की हलचलें हैं, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं टीसीएच पर फलस्तीन और इजराइल के बीच चल रही जंग और उसके इर्द गिर्द दुनिया भर में हो रही हलचलों की नई अपडेट्स लेकर। लेकिन सबसे पहले एक पॉजिटिव खबर, जैसा कि मैं अक्सर करता हूं। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में लगातार आवाजें उठी हैं। लेकिन आज मैं जिस आवाज की बात कर रहा हूं, आज जिस समर्थन की बात कर रहा हूं, जो लोग हॉलीवुड की मूवीज देखते होंगे, इंटरनेशनल मूवीज देखते होंगे, एंजेलिना जोली के नाम से जरूर परिचित होंगे। अपने यहां के फिल्म स्टार्स की कहानी है कि चाहे वो खान्स हो, चाहे दूसरे लोग हों, राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हों या फिर लगातार बाकी सारी बातें करने वाले हों, हमने भारत में किसी कलाकार को कभी फलस्तीन के पक्ष में बोलते नहीं सुना। सारे खामोश हैं, अपना पैसा कमाने पे लगे हुए हैं, सरकार के खिलाफ भी बोलने से डरते हैं। लेकिन हॉलीवुड में, उस अमेरिका में जो अमेरिका लगातार इजराइल को मदद पहुंचा रहा है, उस हॉलीवुड में एंजेलिना जोली के कद की कलाकार का फलस्तीन के पक्ष में बोलना एक बहुत बड़ी घटना है और बताता है कि इजराइल किस हद तक दुनिया में बदनाम हुआ है, किस तरह से लगातार सारी दुनिया अब यह बात जानती है कि इजराइल फलस्तीन के ऊपर पिछले 70 सालों से लगातार जुल्म कर रहा है। यह एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर देख सकते हैं। 1920 में 1920 की यह फलस्तीनी महिला की तस्वीर है, अपने बच्चे को हाथ में ली हुई है, बेहद खुश है। और आप समझ सकते हैं, इस तस्वीर को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि 1948 में, 47 में इन सब के यहां आने से पहले कितनी खुशनुमा स्थिति थी फलस्तीन के अंदर। और इसी के साथ आप एक ये न्यूज पीस पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस न्यूज पीस में 1948 में इजरायलियों के आने से बहुत पहले, बहुत पहले जियोनिस्टों की एक मीटिंग होती है। 1896 के आसपास जियोनिस्टों की एक मीटिंग होती है। सोचिए, ये वो पीरियड था जब हिटलर ने कोई अत्याचार भी नहीं किया था और जब ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो यूरोप छोड़ने के लिए बाध्य हो रहे हो। उस समय उनकी एक मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि फलस्तीन का जो लैंड है वहां पर हम इजराइल बसाएंगे। यानी एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 1948 से पहले इजराइल नाम की कोई चीज नहीं थी। और दूसरी चीज कि ज़ायनिस्टों का यह प्लान था कि फलस्तीनियों को उनकी जमीन से खदेड़ कर वहां पर एक इजराइल बसाया जाए। 1920 की खूबसूरत तस्वीर आपने देखी, 1948 के पहले की ऐसी तमाम तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। लेकिन 1948 के बाद फलस्तीनियों के हिस्से में आया नकबा, फलस्तीनियों के हिस्से में आया कब्जा, फलस्तीनियों के हिस्से में आया दर्द, फलस्तीनियों के हिस्से में लगातार वो चीजें आई जो दुनिया में किसी के हिस्से में नहीं आनी चाहिए, जो जहन्नुम बनाने वाली चीजें होती हैं, जो ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपके बच्चे मारे जाते हैं, आपकी बीवियां मारी जाती हैं, आप घर बनाते हैं, घर तोड़ दिया जाता है, आपके इलाके में आपका घर कब्जा करके दूसरे लोग बसते आते हैं और फलस्तीन नाम का मुल्क सिकुड़ते सिकुड़ते सिर्फ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रह जाता है। ये जो आके बसे थे, बाहर से आके बसे थे, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इजराइल के अंदर डीएनए टेस्ट करने पे पाबंदी है। क्यों पाबंदी है? इजराइल दावा करता है कि हम सब यहीं से निकल के गए थे। हकीकत यह है कि ये सब बाहर से आके बसे हुए हैं।
अगर आपके पुरखे कभी किसी इलाके से निकल के गए हैं तो आपका डीएनए बताएगा कि आपके पुरखे कभी उस इलाके में थे। इजरायलियों का डीएनए यह बताता है कोई रोमानिया से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, कोई पोलैंड से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। किसी का डीएनए वहां तक जाता नहीं। अपने बाइबल में लिखी एक झूठी कहानी के सहारे इन लोगों ने लगातार फलस्तीन को कब्जा किया और जो आकर वहां बसे उनको कहा गया सेटलर्स। और यही सेटलर्स आज अमेरिका और इजराइल के अखबारों में छाए हुए हैं। हुआ यह कि 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ इजराइल के ऊपर, और यह हमला गजा पट्टी से हुआ था। मैं आपको बता चुका हूं कि गजा और वेस्ट बैंक बिल्कुल अलग अलग हैं। वेस्ट बैंक में फतेह यानी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का शासन है, गजा के अंदर हमास का शासन था, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इजराइल गजा पट्टी के लोगों को वेस्ट बैंक और वेस्ट बैंक के लोगों को गजा पट्टी आने भी नहीं देता है। यानी कि ये जो हमला हुआ था इसका वेस्ट बैंक से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस हमले के बाद जो वहां सेटलर्स हैं यानी अवैध इजरायली जो वहां के लोगों की जमीनें और घर कब्जा करके वहां पे बसे हुए हैं, उन्होंने वहां जबरदस्त हिंसा की, लोगों को मारा पीटा, घर तोड़े। और इसमें आईडीएफ के सैनिकों, इजरायली डिफेंस फोर्स जो है उसके सैनिकों की उनको मदद मिली। अमेरिका इसकी जांच करवा रहा था। पहले भी ऐसे लोगों के वीजा और बाकी सारी चीजें वो कैंसिल कर चुका था। लेकिन अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बाकायदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है, और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ऐसे 4 शैतानों की पहचान की गई है, ऐसे 4 सेटलर्स की पहचान की गई है जिन्होंने वेस्ट बैंक में हिंसा फैलाई, और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात है। उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि वो अमेरिका नहीं आ सकते, और ऐसी ढेर सारी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बड़ी चीज होती है, और जब ये आया तो सिर्फ इसका यह मतलब नहीं है कि 4 लोगों के ऊपर अमेरिका ने आरोप लगाया, बल्कि अमेरिका ने यह स्वीकार किया कि फलस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, पहली बात तो वो सेटलर्स हैं यानी अवैध बसे हुए लोग हैं, और दूसरे वो लोग लगातार फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। यही तो वो बात है जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। इस बात को प्रेसिडेंट बाइडेन ने पहली बार स्वीकारा, और स्वीकार करना जो उनका था वो इजराइल में खलबली मचाने वाला था। दरअसल वेस्ट बैंक इलाके में है तो शासन फलस्तीनियन अथॉरिटी का, लेकिन इजरायली सैनिक वहां पर अपनी गुंडागर्दी करते रहते हैं। लगातार वहां से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वहां के लोगों को परेशान किया जाता है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक की एक दीवार है। इसमें फलस्तीनी जब भी अपना झंडा लगाते हैं उसको काले रंग से रंग दिया जाता है, उसके ऊपर इजरायली अपना झंडा लगा देते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह लगा देते हैं। यह दीवार बताती है कि वहां किस तरह का संघर्ष लगातार चल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं वेस्ट बैंक के अंदर कोई हिंसा कोई फलस्तीनी नहीं कर रहा है, उसके बावजूद इजराइल लगातार इस तरह की हरकतें करता रहता है, और लगातार वहां पर भी सेटलर्स को बसाने की प्रक्रिया चल रही है। अब जब अमेरिका ने यह सैंक्शन लगा दिया है तो यह प्रक्रिया पूरी दुनिया के सामने खुल के आ गई है। आईसीजे में पहले ही जो एंट्रीम ऑर्डर आया उसमें कहा गया गजा पट्टी में तुम जेनोसाइड कर रहे हो, और अब जब अमेरिका ने यह सैंक्शन लगा दिया है तो इससे यह भी क्लियर हो गया कि गजा पट्टी में तो हिंसक प्रतिरोध था, इसलिए यह सारा कुछ हुआ। जहां अहिंसक प्रतिरोध है, जहां बंदूक नहीं चल रही है, वहां भी इजराइल इस तरह की सारी हरकतें कर रहा है। और यही वजह है कि तुरंत इजराइल में तहलका मचा, तुरंत इजराइल में बयानात आने लगे। नेतन्याहू ने बयान दिया, बाकी लोगों ने बयान दिया। वहां का फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, उसका बयान आया कि ये जो अमेरिका ने किया है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ज्यों का त्यों बना हुआ है। दरअसल जब मैं बार बार कह रहा हूं कि इजराइल लगातार इस बार फेल हो रहा है, इस बार भले आपको दिख रहा हो कि इतने घर गिरा दिए, इतने लोगों को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद इजराइल लगातार फेल हो रहा है। और अब खबर यह आई है कि बाइडेन ने बाकायदा एक पॉलिसी बनाई है इजराइल और फलस्तीन के लिए। अब देखिए, बाइडेन को मैं तो कहता रहूंगा जेनोसाइडल बाइडेन, ऐसा बाइडेन जिसने नरसंहार में साथ दिया है, हथियार दिए हैं, बाकी सारा कुछ दिए हैं। लेकिन उसके ऊपर अंदर से बाहर से जो प्रेशर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो फैसला आने के बाद प्रेशर है, उसने उसको मजबूर किया है कि फाइनली वो फलस्तीन की आजादी के लिए कदम उठाए। और अमेरिकन स्टेट, चाहे वो ब्लिंकन हो चाहे बाइडेन हो, बार बार ये बयान दे चुके हैं, इस तरह के बयान दे चुके हैं कि
फलस्तीन को आजाद मुल्क बनाना होगा। एक आर्टिकल छपा है फ्रीडमैन का वॉशिंगटन पोस्ट में। अब फ्रीडमैन जो है उनके बारे में कहा जाता है ना केवल वो बड़े पत्रकार हैं बल्कि बाइडेन के बेहद करीबी हैं, और इसीलिए यह आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने 3 चीजें बताई हैं। पहली बात तो उन्होंने यह कहा है कि इजराइल गजा पट्टी में हार रहा है। इट्स अ डिफीट फॉर इजराइल इन गजा पट्टी, और उसके बहुत सारे कारण गिनाए हैं, उसके बहुत सारे वजूहात बताए हैं। पहली वजह तो यह बताई है कि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इतने सबके बावजूद इजराइल एक भी अपने बंदे को, अगवा किए हुए बंदे को रिहा नहीं करा पाया है। दूसरी बात, सारे दावों के बावजूद हमास को वो खत्म कर पाएगा ऐसा लगता नहीं है। और तीसरी बात यह कि एक बार युद्ध खत्म करने के बाद किस तरह का शासन वहां पर होगा, इसको लेके इजराइल क्लियर नहीं है। फ्रीडमैन साहब अमेरिका में बैठकर भले कंफ्यूज हो, लेकिन मैं यहां से जानता हूं कि ओरिजिनल प्लान तो यही था। जानते वो भी हैं, कहने में दिक्कत है। ओरिजिनल प्लान तो यही था कि गजा को पूरा खाली कराया जाए और खाली करा के वहां पर इजरायलियों को बसा दिया जाए। हर बार वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते थे, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर जिस तरह का तमाशा मचा, इंटरनेशनली जिस तरह की बातें गई, उसने उनको परेशान किया है और इसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हमास और अल-कासम का, हमास की जो ब्रिगेड है, अल-कासम उसका जिस तरह का प्रतिरोध है, और अल-कासम के साथ जिस तरह से अलग अलग संगठन आए, हिजबुल्ला आया, हूथी आया, इराक की मिलिशिया विरोध कर रही थी, और अब कंडीशन यह है कि इराक से अमेरिका वापस जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए इराक की मिलिशिया ने फिलहाल हमले रोके हुए हैं। हूथी ने कोई हमला नहीं रोका हुआ है। हिजबुल्ला को लेके लगातार खबरें इजराइल के अखबारों में यह चल रही है कि वो पोटेंशियल थ्रेट है, यानी अभी तो हिजबुल्ला ने फुल फ्लेज वार डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन भविष्य में वो फुल फ्लेज वार डिक्लेयर कर सकता है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो नॉर्दर्न इजराइल है, जो बॉर्डर लगता है लेबनान का, वहां से 80,000 लोगों का दावा कर रहा है इजराइल, लेकिन ऐसा लगता है कि 3 से 4 लाख लोग अपने घर छोड़कर वहां से निकल चुके हैं, क्योंकि उनको डर है कि हिजबुल्ला के रॉकेट कभी भी उनको तबाह कर सकते हैं। तो ये सारा जो कुछ हुआ है, इसके चलते इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा, ये कहना है फ्रीडमैन साहब का, जो बाइडेन साहब के बहुत करीबी हैं। और उन्होंने बताया है कि व्हाइट हाउस एक प्रोग्राम पूरा बना रहा है, एक प्लानिंग कर रहा है कि युद्ध कैसे खत्म होने के बाद वहां पर कैसे व्यवस्थाएं करनी है, और इसके लिए वो सऊदी अरबिया के टच में है। दरअसल ईरान का जिस तरह से पावर बढ़ा है, ईरान के समर्थन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे हूथी हो, चाहे हमास हो, चाहे इराक की शियाइट मिलिशिया हो, इन सब से अमेरिका घबराया हुआ है। अमेरिका जानता है, मतलब मैं आपको बताऊं कि बिडेन साहब का एक वीडियो है जिसमें बिडेन साहब कह रहे हैं कि इन सब हमले के पीछे ईरान है, और मैं जानता हूं, और लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं कि हम ईरान से युद्ध नहीं करना चाहते। तो ईरान से डरने की 2 वजह हैं। पहली वजह तो यह कि ईरान की रशिया और चाइना दोनों के साथ फिलहाल बहुत अच्छी दोस्ती है। दूसरा, ईरान कभी भी एटॉमिक पावर गेन कर सकता है, बिल्कुल वो पास है एटॉमिक पावर गेन करने का। मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने कहा था कि 35 दिन के अंदर ईरान जो है वो एटॉमिक पावर गेन कर सकता है। अभी उसने बाकायदा कई सारे परीक्षण किए हैं। और ईरान से युद्ध में उलझने का मतलब यह होगा अमेरिका के लिए कि चौतरफा हमला होगा, इराक से हमला होगा, यमन से हमला होगा, लेबनान से हमला होगा, सीरिया से हमला होगा, और इस लड़ाई में अगर अमेरिका उलझता है तो उसकी स्थिति बहुत खराब होगी, ट्रेड को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर। और फिर वो लड़ाई, जैसा मैंने आपको बताया था, कि वो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उसमें रशिया और चाइना भी इंटरवीन करेंगे, उसमें रशिया और चाइना भी दखल देंगे। तो अमेरिका चाहता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें यह जो इलाका है, इसमें ईरान का दखल खत्म हो जाए और फलस्तीन के अंदर शांति हो जाए। तो वो क्या प्रपोजल दे रहा है? वो ये प्रपोजल दे रहा है कि जंग खत्म होने के बाद, और जंग खत्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि सीज फायर की लगातार कोशिशें चल रही हैं। कतर और इजिप्ट ने इस बार पहल ली है, फ्रांस में मीटिंग हुई है, इन सारे मुल्कों के CIA, मोसाद के चीफ, कतर के प्रधानमंत्री, इन सब की मीटिंग लगातार चल रही है फ्रांस में। कतर कह रहा है कि प्राइमरी डील का मसविदा जो है उसको लेकर हमास सहमत है। आज वार कैबिनेट की मीटिंग होनी है नेतन्याहू की, उसमें देखा जाएगा इसमें क्या आना है। नेतन्याहू बातें बहुत सारी कर रहा है, लेकिन लग यही रहा है कि फाइनली सीज फायर के लिए तैयार होगा। शुरुआती जो सीज फायर का प्रपोजल है
वो 35 दिन में 35 होस्टेज छोड़ने का है, यानी कि हमास 35 दिन तक एक एक होस्टेज रोज छोड़ेगा और उसके बदले में इजराइल की जेलों में जो फलस्तीनी लोग हैं उनको छोड़ना होगा। ये सारा कुछ चल रहा है। हालांकि मजेदार बात यह है कि आज इजराइल के जो अखबार हैं वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हमास इसके लिए तैयार नहीं है। इस बीच में खबर यह आई है कि कैरो में, इजिप्ट की राजधानी कैरो में, जो इजिप्ट की गुप्तचर एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, उसके हेड के साथ हमास की मीटिंग चल रही है। हमास चाहता है कि वहां युद्ध पूरी तरह से खत्म हो, तभी अगवा किए हुए लोगों को छोड़ेंगे। क्या होता है ट्रूस की बात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा था कि बाइडेन की प्लानिंग क्या है। बाइडेन की प्लानिंग यह है कि युद्ध खत्म हो, एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट बनाया जाए जिसमें गजा पट्टी और वेस्ट बैंक शामिल हो। इसको वो डीमिलिटराइज करना चाहता है, यानी इसके पास मिलिट्री ना हो और या फिर इतनी मिलिट्री ना हो कि वो इजराइल का मुकाबला कर सके। यहां से हमास को बाहर किया जाए, हमास को कमजोर से कमजोर किया जाए और सऊदी अरबिया और बाकी सारे मुल्कों से कहा जाए कि जितनी तबाही हुई है उसको फिर से बसाया जाए। यानी मोटा मोटा अगर आप देखना चाहें तो अमेरिका यह चाहता है कि इजराइल को फलस्तीन से कोई खतरा ना हो, नंबर 1, और नंबर 2 कि फलस्तीन एक बाकायदा इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए जिसको मान्यता दे अमेरिका। उसमें वैसी ही संस्थाएं, बाकी सारी चीजें, चुनाव आयोग से लेके और बाकी सारी संस्थाएं वैसे ही हों जैसी कि किसी लोकतंत्र में होती है। उसको यूएन में भी मान्यता मिल जाए। चाइना और रशिया कह चुके हैं कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट को यूएन की मेंबरशिप देनी पड़ेगी। मैं आपको बता चुका हूं कि इंग्लैंड के विदेश विभाग ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पर जारी किया है कि फलस्तीन को आजादी मिले, फलस्तीन एक आजाद मुल्क बने और उसको यूएन की मेंबरशिप मिले। यानी एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन बनाने के लिए अमेरिका पहल कर रहा है। शर्त बस इतनी है कि उसका डीमिलिटराइजेशन हो, मतलब वहां पे मिलिट्री नहीं हो। दरअसल बाइडेन साहब को लगता है कि इस तरह से सारी शांति हो जाएगी, फ्रीडमैन को लगता है हर तरह से शांति हो जाएगी, लेकिन जो लोग फलस्तीन का इतिहास जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि फलस्तीनियों को जिस कदर सताया है इजराइल ने, अगर वो चीजें बंद नहीं होंगी, अगर फलस्तीन के हर मसले में इजराइल का दखल बंद नहीं होगा तो कभी भी कहीं से गुस्सा भड़क सकता है। इसलिए जरूरी यह है कि जब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट बने फलस्तीन तो उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री के बाद कहीं भी इजराइल को एक कदम बढ़ने की अनुमति ना दी जाए, उसको एक इंटरनेशनल रूल का उल्लंघन माना जाए और जैसे सभी आजाद मुल्क होते हैं वैसे ही फलस्तीन को भी अपनी मिलिट्री बनाने की, अपनी रक्षा करने की और बाकी सारा कुछ करने की आजादी दी जाए। अगर ऐसा होगा तब तो फलस्तीन में लॉन्ग टर्म आजादी होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे प्लान बाइडेन के पहले भी क्लिंटन साहब प्लान बनाते रहे और लोग प्लान बनाते रहे। जो हश्र उन प्लान्स का हुआ है वही हश्र होगा इस प्लान का भी। फ्रीडमैन के इस आर्टिकल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बात हम लोग लगातार कहते हैं कि दरअसल हमास को मजबूत तो इजराइल नहीं किया था। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो थी वो तो शांतिपूर्ण चीजों की बात करती थी, उसको कमजोर करने के लिए हमास को मजबूत तो इजराइल नहीं किया था। और अब वो हमास के ऊपर 100 सवाल उठा रहा है, हमास को खत्म करने की बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल दरअसल चाहता क्या है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सारी दुनिया में अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। 1 महीने के अंदर इजराइल को बाकायदा रिपोर्ट देनी है आईसीजे के अंदर, और उसके पहले बेल्जियम जैसे मुल्क ने बाकायदा समन किया है। इजराइल के जो राजनयिक हैं, राजदूत हैं, उनको बुलाया है, कहा है कि बेल्जियम ने गजा के अंदर लोगों को राहत देने के लिए जो संस्थाएं बनाई थी उसको आपने पूरी तरह से नष्ट क्यों किया है। ये बात भी, ये सबूत भी आईसीजे के पास जाएगा कि बेल्जियम ने जो वहां पर लोगों की मदद करने के लिए संस्था बनाई थी उसको आईडीएफ ने, इजराइल ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे उसके तमाम लोगों को मार दिया गया है। 4 लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं और उस 4 लोगों के आरोप के चलते दुनिया में अमेरिका सहित तमाम मुल्कों ने, कई मुल्कों ने, तमाम तो नहीं लेकिन कई मुल्कों ने उसकी फंडिंग बंद कर दी है। वहीं बेल्जियम जैसे, आयरलैंड जैसे, नॉर्वे जैसे मुल्क आगे आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम
अपनी फंडिंग बंद नहीं करेंगे, फंडिंग बढ़ाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीज फायर के साथ साथ फिर से अमेरिका वगैरह अपनी फंडिंग शुरू कर देंगे और नेतन्याहू का जो पूरा का पूरा प्लान है वो तो फेल होगा ही, नेतन्याहू को कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। दरअसल आज के ही इजराइल के अखबारों में यह खबर है कि नेतन्याहू के बाद जो दूसरे नंबर का नेता है एडलस्टीन, उसने साफ साफ कहा है कि नेतन्याहू को अब गद्दी से हटना होगा, नेतन्याहू का टाइम पूरा हो चुका है। तो ये जंग धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जा रही है। हम सब चाहते हैं जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो, वहां पे सीज फायर हो, वहां पर फिर से जो मेडिकल की सुविधा है, बाकी सारी सुविधाएं हैं, फिर से बने, फलस्तीनियों को राहत दी जाए, फलस्तीन को फिर से आबाद किया जाए, गजा पट्टी को फिर से आबाद किया जाए और एक आजाद फलस्तीन स्टेट बनाया जाए जो दुनिया के किसी और आजाद मुल्क की तरह ही आजाद हो, पूरी तरह से खुद मुख्तार हो, यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात रख सके, दुनिया के मंच पे अपनी बात रख सके, अपना तेल अपना गैस खुद बेच सके। और जैसे मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में तेल गैस और इन सारी चीजों के चलते अमीरी है, खुशहाली है, वैसी ही खुशहाली फलस्तीन के अंदर भी आए। अभी तो मैं इतना ही कहूंगा, आमीन। आज के लिए इतना ही। और आप जो मेरे बगल में बारकोड देख रहे हैं, इस बारकोड को स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये जुड़ना इसलिए जरूरी है, 89 रुपीस पर मंथ, मतलब 3 रुपए रोज से भी कम। लेकिन इस तरह के जब मेंबर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं तब हमको वो बेस मिलता है जिस बेस पर खड़े होकर हम लगातार काम कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे जैसी आवाजों की मदद सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके अलावा कोई हमारी मदद नहीं करता। आप हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तभी हमारे पास वो ताकत आएगी कि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।